नाम विनय दुबे। विनय दुबे को विनय दुबे आया, नाम था उसका विनय दुबे। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। अजीत पवार ये वो नाम है जो इस समय सुर्खियों में और चर्चा में है। चर्चा में इसलिए नहीं है कि वो महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। दरअसल वो चर्चा में इसलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी ही पार्टी से बगावत कर कर उन्होंने ये मंत्री पद लिया है। लेकिन बड़ा सवाल है, आखिर क्यों? बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे पत्रकार हैं जो वरिष्ठ हैं, जिनकी विश्लेषण बहुत सटीक होती है, लेकिन कल से अभी तक मुझे वो कोई भी ऐसा बड़ा पत्रकार वो विश्लेषण नहीं दिखा पाया जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। सभी के पास बस रटा रटाया एक बड़ा सा उदाहरण है, वो भी ईडी को लेकर, कि ये सारे जो लोग कल एनसीपी से बगावत कर कर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामे, दरअसल इन सभी के ऊपर ईडी की इंक्वायरी थी, जिसको डर कर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला लिया। जी हाँ, ये सच है, लेकिन केवल 1%। मैं सोच रहा था उन तमाम बड़े पत्रकारों के पास कुछ अच्छा विश्लेषण होगा, जिसकी ग्राउंड रियलिटी और सारी जो घटनाक्रम है एक दूसरे से जुड़कर ये दृश्य क्लियर हो जाएगा कि आखिर अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों लिया। मैं मुंबई में रहता हूँ, यहाँ की राजनीति को बहुत करीब से जानता हूँ। मैं आपको आज वो विश्लेषण या वो दृश्य दिखाने की कोशिश करूँगा कि आखिर अजीत दादा पवार को भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों लेना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी को अजीत पवार की क्यों ज़रूरत है। देखिए, जब तक राजनीति में ज़रूरत यानी कि डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है वो जब तक नहीं बनता, आप कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, आप राजनीति में सफल नहीं हो सकते। दरअसल ये कहानी शुरू होती है, ये पूरा घटनाक्रम शुरू होता है 1 साल पहले, जब एकनाथ शिंदे अपनी मुख्य पार्टी शिवसेना से बगावत कर कर पहले सूरत जाते हैं, उसके बाद वहाँ से गुवाहाटी जाते हैं। इस सारे चीज़ के दौरान 40 विधायकों के दम पर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत करीबी से जानते हैं, उनको पता है कि अजीत दादा पवार की जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है वो है मुख्यमंत्री बनने का। वो एक बार कम से कम अपने जीवन में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और अगर इसी तरह से घटनाक्रम आगे चलता रहा तो यकीन मानिए, ये वीडियो आप सेव करके रखिएगा कि अजीत पवार आगामी भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये उनकी जो महत्वाकांक्षा है, ये सबसे बड़ा उनका कारण था कि जो उनको भारतीय जनता पार्टी के करीब लेके आई। लेकिन ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि अजीत पवार ने बगावत किया है। बगावत इससे पहले भी वो अपनी पार्टी के साथ कर चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान के मुख्यमंत्री कार्यकाल में जब एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री रहे। उन्हें लगा कि मैं अगर विधायकों की बगावत कर कर एक 70 विधायक अगर मैं तोड़ लूँ, उसके बाद मैं सत्ता से निगोशिएट कर सकता हूं कि मुझे मुख्यमंत्री पद दिया जाए। और उन्होंने वैसा किया भी। महाराष्ट्र के बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर, बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे विधायकों ने अजीत दादा के साथ बैठक कर कर उन्हें समर्थन दिया। उस समय शरद पवार जी केंद्र में कृषि मंत्री हुआ करते थे। जब ये खबर शरद पवार तक पहुंची तो वो फ्लाइट लेकर मुंबई आए। उन्होंने एक बैठक आयोजित की जिसमें ये तमाम 70 विधायकों को बुलाया। एक बंद कमरे के अंदर शरद पवार जी ने वो बैठक की और उसके बाद इस बैठक का क्या नतीजा हुआ आपको पता है? अजीत पवार अकेले खड़े रह गए। 69 विधायक जो उनका समर्थन कर रहे थे वो पवार साहब के साथ खड़े हो गए। उसके बाद अजीत पवार ने सभी के सामने माफ़ी मांगी और एक अपना वापस से एनसीपी के साथ कार्यकाल जारी रखा। ये लगातार बगावत चलती रही। दरअसल उन्हें ये पता था कि अगर वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो वो एनसीपी में रहते हुए कभी नहीं बन सकते, क्योंकि एनसीपी में शरद पवार की बिटिया सुप्रिया सुले भी है। उसके बाद जो सरकार का गठबंधन होता है उसमें भी इनका जो नंबर आता है बहुत पीछे आता है। अगर आप पिछली सरकार 2019 की उद्धव ठाकरे के महाविकास अघाड़ी की अगर आप उदाहरण लेंगे तो उस समय कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर ये तय किया था कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री रहेंगे और भविष्य में जब भी चुनाव होंगे उद्धव ठाकरे ही हमारे मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। ये लगभग अभी से घोषित है। इसी को भांपते हुए अजीत पवार समझ गए थे कि मुझे कभी भी मुख्यमंत्री पद का मौका एनसीपी में रहते हुए या इनके साथ अलायंस में रहते हुए नहीं मिल सकता।
ये वो सबसे बड़ा कारण था कि जो इनकी नज़दीकियाँ भारतीय जनता पार्टी के करीब हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये कब लगा कि यही सही मौका है अजीत पवार को अपने पाले में लाने का? दरअसल इसका भी घटनाक्रम के लिए जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। कुछ महीने पहले ही जिस तरह से उद्धव ठाकरे की जो पार्टी थी शिवसेना, उसको तोड़कर एकनाथ शिंदे गुट ने ये साबित कर दिया कि अगर बगावत सही तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से किया जाए तो मुख्यमंत्री बना जा सकता है। इसी बगावत को बार बार देखते हुए अजीत पवार लगातार गुटबाजी अपनी पार्टी में करते रहे हैं। इसी से नाराज होकर या इसी से हताश होकर शरद पवार ने मीडिया के सामने कुछ महीने पहले ये घोषणा कर दी कि वो अपने पद से यानी कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। लोगों की संवेदनाएं शरद पवार के साथ जुड़ गई। पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता था वो शरद पवार को ही पार्टी का प्रमुख और मुखिया मानता है। वो एक पिता की तरह है जो अपनी पार्टी को चलाते हैं, और अगर एक पिता इस तरह की बातें करे तो दरअसल उनके बच्चों को या इनके कार्यकर्ताओं को जो आत्मीय तौर पर शरद पवार से जुड़े हैं उनको आहत कर गई। ये पाला अजीत पवार के ऊपर उल्टा पड़ गया। लोगों ने समर्थन किया, कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया और शरद पवार ने अपनी ये जो बात है उसको वापस ले लिया। लेकिन शरद पवार यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अब मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ, मुझे राजनीति से थोड़ा सा कम समय चाहिए, जिसकी वजह से मैं अब एक नए कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा करने जा रहा हूँ। महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष के नेता के तौर पर अजीत दादा पवार काम कर रहे थे, यानी कि विपक्ष की जो सबसे बड़ा जो नेता होता है, विपक्ष का जो नेता है वो अजीत दादा पवार रहे हैं। लेकिन अजीत दादा पवार को इससे संतुष्टि नहीं थी। उन्होंने अपनी बात बहुत बार ऐसे बैठकों में या पर्सनल तरीके से शरद पवार को उन्होंने कही थी कि उन्हें और कोई नई जिम्मेदारी दिया जाए, जिसको लेकर बहुत सारे मीडिया चैनलों में भी ये खबरें प्रसारित की गई कि अजीत पवार के मन में केवल विरोधी पक्ष के नेता का अब संतुष्टि नहीं है, उन्हें और किसी पद पर भी बैठना है। ऐसा उन्होंने मनोगति अपनी जो है वो शरद पवार के सामने प्रस्तुत की है। शरद पवार ने भी इसको लेकर एक बैठक की। पिछले महीने जून में ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ, जिसमें तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठी और वहां पर यह तय किया गया पार्टी के अंदर अब नया एक पद बनाया जाएगा जिसे कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जाना जाएगा। लेकिन इस कार्यकारी अध्यक्ष पद पर दो लोगों का नाम पर मुहर लगी जो कि सर्वसम्मति से थी। पहला नाम था प्रफुल्ल पटेल का। प्रफुल्ल पटेल वो नाम है जो शरद पवार के साथ शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं। पहले ये कांग्रेस में थे, उसके बाद जब 1999 में एनसीपी बनी तो उसके बाद से लगातार ये शरद पवार जी के साथ रहे हैं और पार्टी ने भी इनके साथ में बहुत ही खुले दिल के साथ व्यवहार किया। और 1999 से लेकर 2023 तक जब भी राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल को राज्यसभा भेजा। वो थे पहले कार्यकारी अध्यक्ष। दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गई शरद पवार की लड़की सुप्रिया सुले। यहीं से वो पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इस समय अजीत दादा पवार बहुत ज़्यादा आहत हैं, क्योंकि अजीत पवार को ये लग रहा था कि ये जो कार्यकारी अध्यक्ष वाला जो पद है उनके बेहतर कोई इस पार्टी में हो ही नहीं सकता। लेकिन शरद पवार की और बाकी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से ये दो नाम पास किए गए जिसमें अजीत पवार का नाम नहीं था। ये जानने से पहले ही उन्हें आशंका हो गई थी कि दिल्ली में इस तरह की कोई चीज़ की जा रही है, जिसकी वजह से ये उस बैठक में भी नहीं गए। हालात ये थे कि जो बैनर्स दिल्ली में लगाए गए थे उसमें अजीत पवार की फ़ोटो तक नहीं लगाई गई। ये वो सब परिस्थितियाँ थी जो अजीत पवार के मन के अंदर कचोट रही थी। इसी को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने गरम लोहे पर हथौड़ा मार दिया। उनकी करीबियाँ अजीत पवार से बढ़ने लगी। ऊपर से ईडी की इंक्वायरियाँ चल रही थी। वो मनोस्थिति पैदा कर दी गई अजीत पवार के अंदर कि या तो आप जेल जाइए या तो हम आपको मुख्यमंत्री पद का आपको ऑफर देते हैं। अभी तक वो उप मुख्यमंत्री पद का ही शपथ लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के रहते हुए अजीत पवार को मुख्यमंत्री पद का ऑफर कैसे दे सकती है। दरअसल इसके लिए भी आपको कुछ महीना पीछे जाना होगा। जब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, विधानसभा अध्यक्ष से लेकर तमाम जो व्हिप जारी किए गए उद्धव ठाकरे गुट को लेकर उन्होंने शिंदे गुट ने नहीं माना, जिसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और एक बहुत बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में लिख कर दिया। अपने ऑर्डर में लिखा कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो इस समय वापस से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था। लेकिन जो 16 विधायकों ने अपात्रता के लिए जो यहाँ पर पिटीशन दायर की गई थी उस पर अब कार्रवाई करने की बारी है महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष की, यानी कि स्पीकर की। ये ऑर्डर पास हुए भी महीनों बीत गए। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को आदेश दिया
कि ये जो 16 लोग हैं जिसमें कि एकनाथ शिंदे भी आते हैं, इनकी विधायकी को जो दल बदलू जो कानून है उसको लेकर आप कार्रवाई करें, जिसको लेकर स्पीकर ने एक ज्वाइंट कमेटी बनाकर इस पर कार्यवाही शुरू कर दी। इस कार्यवाही के दौरान भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस हो गया था कि स्पीकर की कार्रवाई में भी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया था कि अवैध तरीके से घटनाक्रम से बाहर जाकर संविधान की उल्लंघना कर कर ये पूरा सरकार बनाई गई है, अब स्पीकर को इस पे आदेश लेना है, इस पे कार्रवाई करनी है। तो भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई थी कि आज नहीं तो कल एकनाथ शिंदे के ऊपर ये अपात्रता की, जो 16 विधायकों की जो अपात्रता है, डिस्क्वालिफिकेशन है, इसकी कार्रवाई लगभग अब निश्चित है। इसी को बैकअप देखते हुए इन्होंने अजीत पवार के अंदर वो संभावनाएं टटोली। अजीत पवार अपनी पार्टी से, अपनी कार्यकारिणी से आहत थे, उसके ऊपर से ईडी के ऊपर बहुत सारे ऐसे केसेस इनके ऊपर लादे हुए थे। इसको देखते हुए जो तमाम ईडी के अंदर जो रडार पर लोग थे, विधायक थे और प्लस अजीत पवार, इन्होंने बैठक की और इसमें तय किया कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए। लेकिन ये जो अपात्रता वाली जो कहानी है ये भविष्य में होनी है, इसको भांपते हुए इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाई। लेकिन ये एक कारण नहीं है कि विधायक जो हैं अपात्र हो जाएंगे, उसके बाद सरकार अल्पमत में आएगी, उसके लिए हमें अजीत पवार की ज़रूरत है। दरअसल एक और कारण है जो सबसे बड़ा कारण है, जो महाराष्ट्र की अंदरूनी राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दरअसल जब से सरकार बनी है तब से शिंदे गुट, जो कि बागियों का एक गुट है, और भारतीय जनता पार्टी, इनके बीच में आपसी खींचातानी और टकराव बहुत बड़े लेवल पर है। बार बार बागी गुट के जो विधायक हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप करते रहे हैं, उनको उनकी औकात दिखाते रह गए हैं कि अगर हम 40 लोग नहीं होते तो आप सत्ता में कभी आ नहीं सकते। इसका अगर ताज़ा उदाहरण आपको बैनरबाजी के तौर पर देखना होगा तो आपको थाने, जो कि एकनाथ शिंदे का घर है, उसके बगल से सटा हुआ एक लोकसभा क्षेत्र है जिसे आप कल्याण लोकसभा क्षेत्र कहते हैं, जो कि एकनाथ शिंदे के सुपुत्र डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का है। इन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में बैनर लगाती है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें कहती है कि हम 105 होकर भी 50 वाली पार्टी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे दिए। ये हमारा दिल बड़ा है, हमारा मोटापन है। इसको देखने के बाद श्रीकांत शिंदे आहत हो गए। उन्होंने मीडिया के सामने एक बयान दिया कि अगर आपको मुझसे दिक्कत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। इसके बाद वो दिल्ली चले गए और वहां पर वो अमित शाह से मिलने की बात कही। ये खबरें आपने सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर देखी होगी। दरअसल ये जो खींचातानी है ये नए मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर है। आपने समाचार चैनलों पर देखा होगा कि बार बार एकनाथ शिंदे को अमित शाह दिल्ली बुला रहे हैं। दरअसल वो बैठक इसी के लिए हो रही थी कि जब भी नया मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए तो जो बागी विधायक मंत्री के वादे पर हमारे साथ जुड़े हैं कम से कम उनको मंत्री बना दिया जाए, अन्यथा मैं अब इस बागावत वाली जो 40 विधायकों की गुट है इसको मैं संभाल नहीं पाऊंगा। यही निवेदन करने वो बार बार दिल्ली जाते थे और उनको आश्वासन मिलता था कि अगला जब भी ये विस्तार होगा उसको लेकर हम आपके जो बागी विधायक हैं जिनको आपने मंत्रियों का बनाने का जो वादा किया है उसको हम पूरा कर देंगे। ये जो दबाव था एकनाथ शिंदे की तरफ वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ रहा था। आपने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम देखे होंगे जहां पर एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को कहा कि आप मेरे गाड़ी में बैठिए और उन्होंने मना कर दिया कि आप जाइए, मैं आता हूं। ये आपसी जो टकराव था वो खुले मंच पे दिखने लगा था और इसी में आग का घी का काम किया एक एडवर्टाइजमेंट, एक पेपर का विज्ञापन ने इस आग को और भड़का दिया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के सभी समाचार पत्रों में एक विज्ञापन फ्रंट पेज पे छापा गया जिसमें यह दिखाया गया कि देश के लिए नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र प्रदेश के लिए एकनाथ शिंदे, उनके दोनों के चेहरे आमने सामने थे और ये मैसेज दिया गया कि देश में नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ये ज़रूरत है देश की और प्रदेश की। ये स्पष्ट संदेश इसमें दिया गया जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई। उनका ये कहना था कि हम सब 105 विधायक होकर एक 40-50 विधायकों के बागी गुट को कैसे भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं, जबकि राजनीतिक चाणक्य बनकर उभरने वाले देवेंद्र फडणवीस हमेशा से सेक्रीफाइसेस करते आ रहे हैं, अपने आप को इस राजनीतिक खींचतान के बीच में बनाए रखा हुआ है। जबकि इस पद के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी की जो दावेदार हैं वो देवेंद्र फडणवीस हैं। उसके बावजूद भी ये विज्ञापन कैसे चलाया गया? ये वो विज्ञापन था जिन्होंने इस गुट को, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के गुट की जो दूरियां थी उसको बढ़ा दी। अब भारतीय जनता पार्टी को लगने लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की
तो एकनाथ शिंदे गुट का जो मनोबल है वो बढ़ता जाएगा और उनका जो हमारा ऊपर जो दबाव है वो बहुत ही असहनीय होते जा रहा है। इसी को देखते हुए अजीत पवार के नाम पर उन्होंने ये खेल या प्रयोग करने का सोचा। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक परिपक्वता का एक बेहतरीन उदाहरण है कि उन्होंने एक तीर से दो शिकार कर लिए। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दो टुकड़े कर दिए, अजीत पवार गुट को अपने पाले में ले आकर शरद पवार को ये दिखा दिया कि राजनीति में आज भी वो हारे नहीं हैं आपसे, अभी भी दमखम है और लड़ने की ताकत रखते हैं। और ठीक उसी समय पर एकनाथ शिंदे गुट को ये बता दिया कि आपकी जो तानाशाही है, आपका जो दबाव है, जो हमारे ऊपर प्रेशर है, वो नहीं चलने वाला। आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, हमारे पास अजीत दादा पवार है जिनके पास 30 से ज़्यादा विधायक हैं, वो हमारे साथ रह जाएंगे। और इसके साथ शिंदे गुट के भी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी जाना चाहते हैं, लेकिन एक गुटबाजी की वजह से, शिंदे जी के ऊपर विश्वास की वजह से वो अभी तक एकनाथ शिंदे के पास संयम से पड़े हुए हैं। लेकिन ये संयम कब तक चलेगा? लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है। जिन विधायकों को ये लॉलीपॉप देकर लाया गया था कि तुमको मंत्री बनाया जाएगा, अगर उनको मंत्री नहीं बनाया गया तो वो कब तक संयम करेंगे? ये तमाम जो रणनीति थी, ये जो तमाम जो परिदृश्य था, ये भारतीय राजनीति में खासतौर पर महाराष्ट्र प्रदेश के लिए ये वो दृश्य हैं जो बहुत सारे लोग नहीं देख पाए हैं। अजीत पवार केवल उप मुख्यमंत्री के लिए ही नहीं, ईडी से डर से नहीं, दरअसल उनके अंदर की जो महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की, वो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। उनको वो कुर्सी दिख रही है जिस पे वो आगामी कुछ दिनों में बैठ सकते हैं। अब दबाव भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर पे भी होगा कि ये जो 16 विधायक हैं इसको अपात्र कर दें। आप ये भविष्य में हो सकता है मेरी वीडियो को आप रिकॉर्ड करके रखें, इसका फुटेज कट करके रखें। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी, अगर ये एकनाथ शिंदे गुट ने कदम पीछे नहीं लिए या उनके ऊपर का दबाव, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर का दबाव एकनाथ शिंदे गुट ने नहीं कम किया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष जो स्पीकर हैं, ये विधायकों एकनाथ शिंदे के जो 16 अपात्र विधायक हैं इनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इन तमाम कार्रवाइयों के बाद अगर कोई विकल्प सत्ता में बने रहने का दिखता है तो वो केवल अजीत पवार के समर्थन से है। अजीत पवार के साथ बहुत सारे दल के ऐसे भी नेता हैं जो आत्मीय तौर पर एक दूसरे से जुड़े हैं, जो अजीत पवार के साथ सत्ता हासिल करने के लिए, मंत्री बनने के लिए जा सकते हैं। ये सब के बदले में भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार को वही ऑफर दिया है जो इन्होंने 1 साल पहले एकनाथ शिंदे को ऑफर किया था। दरअसल मुख्यमंत्री बनना अजीत पवार का सपना है। भारतीय जनता पार्टी को इस समय एकनाथ शिंदे के बदले एक नए गुट की ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरतें अजीत पवार पूरी करते हैं। तो राजनीतिक तौर पर अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी अब उस स्टेज पर है जिनको मजबूरी है एक दूसरे का हाथ थामना, और यही कारण है कि आगामी भविष्य में आप अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनने और एकनाथ शिंदे का जो राजनीतिक करियर है वो तबाह होते हुए आप देख सकते हैं। लेकिन ये मैंने आपको दिखाया वो दृश्य जो राजनीति का समीकरण या संभावनाएं प्रेषित कर रहा है। लेकिन मैं अचंभित हूँ, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ये तो आपने आधा हिस्सा देखा है। अब मैं आपको वो हकीकत दिखाना चाहता हूँ जिसकी वजह से शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी भी इन्हें अपना गुरु मानते हैं। अभी तक आपने जो देखा वो राजनीतिक संभावनाएं हैं। अब आइए मैं आपको वो पहलू दिखाता हूं जिसकी वजह से शरद पवार को देश का राजनीतिक चाणक्य कहा जाता है। दरअसल ये जब एंगल मैं देखता हूं तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं कि आखिर भविष्य में क्या होने वाला है। ऐसे ही नहीं, नरेंद्र मोदी शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। शरद पवार वो हस्ती है जो किसी भी परिस्थिति में राजनीति को पलटने का दम रखते हैं। भले उम्र हो गई है लेकिन इनको तेल लगा हुआ पहलवान कहा जाता है राजनीति में, मतलब ये किसी के हाथ आज तक नहीं आए। मैं जब इस पूरे घटनाक्रम को शरद पवार के दिमाग से देखता हूं तो मैं चौंक जाता हूं कि अगला कदम क्या होगा। ये तो आपने देखा, अजीत पवार जी अपने विधायकों के साथ राजभवन गए और उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन राजभवन जाने से पहले अजीत पवार के घर पर एक बैठक हुई। उस बैठक में ये जो तमाम मंत्रियों ने, विधायकों ने जो वहाँ पर मंत्री पद की शपथ ली, उस बैठक में शरद पवार की लड़की सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। मतलब ये जो बगावत वाली बैठक हुई है इसमें शरद पवार के पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष यानी सुप्रिया सुले खुद मौजूद थी। ये आपके सामने जो न्यूज़पेपर दिख रहा है इसमें ये खबर चलाई गई थी। उसके बाद ये विधायक निकलते हैं, जाकर अजीत पवार उप मुख्यमंत्री और बाकी लोग मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं। एनसीपी के दूसरे जो
कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल, जो शरद पवार के सबसे करीबी इंसान हैं, वो अजीत पवार के राजभवन में उप मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के बाद उनके लेफ्ट साइड में बैठे हुए दिखाई दिए। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या ये कहीं शरद पवार का कोई नया खेला तो नहीं है कि विधायकों, बागी विधायकों की जो बैठक है उसमें खुद सुप्रिया सुले बैठी हैं, उसके बाद जब शपथ ग्रहण हो रहा है तो प्रफुल्ल पटेल उनके बगल में है। छगन भुजबल, वो नाम जो जेल तक चला गया लेकिन शरद पवार का साथ नहीं छोड़ा, वो ईडी से डर कर रहा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेगा। दिलीप वलसे पाटिल, ये वो नाम है जो कल उन्होंने वहां पर शपथ लिया। ये वो आदमी है जो शरद पवार के साथ दशकों से उनके राजनीतिक सेक्रेटरी के तौर पर या पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हैं। कहा यह जाता है कि अगर दिलीप वलसे पाटिल को शौच करने भी जाना है या मूत्रालय भी जाना है तो पवार साहब से पूछ के जाते हैं। ये आदमी भी पवार से बगावत कर कर वहां पर मंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। क्या इसमें शरद पवार की कोई बड़ी चाल तो नहीं है? क्या ये एकनाथ शिंदे को तोड़ने के लिए या फिर सत्ता में वापसी करने के लिए ये एनसीपी और भाजपा का गठबंधन तो नहीं है? या फिर ये फिर वैसा ही कुछ ऐसा होगा कि अपने जो विधायक हैं जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाइयां हैं उनका क्लीन चिट करवा कर अजीत पवार फिर से अपने पूरी टीम के साथ एनसीपी में वापसी करेंगे। दरअसल कुछ साल पहले भी यही हुआ था, जब सुबह 5 बजे अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ राजभवन जाकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था। उसके 2 दिन बाद ही जैसे ही 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले पर केंद्र सरकार ने इन्हें क्लीन चिट दे दिया, ये वापस एनसीपी में आ गए। क्या ऐसा कुछ वापस से होने वाला है कि जैसे ही ये जो ईडी की, जैसे हसन मुशर्रफ है उनके ऊपर ईडी ने अभी कार्रवाई की है, अजीत पवार के ऊपर 1,000 करोड़ के बैंक घोटाले का जो प्रॉपर्टी है वो लिस्ट किया है, सीज किया है, क्या ये जैसे ही सब नॉर्मल हो जाएगा, छूट जाएगा, इनको क्लीन चिट मिल जाएगी, ये वापसी आ जाएंगे? क्योंकि अगर ये बगावत होती तो सुप्रिया सुले का बैठक में बैठना और प्रफुल्ल पटेल का शपथ ग्रहण प्रोग्राम में अजीत पवार के बगल में बैठना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। मैं और रिसर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर और बहुत जल्द अगर मेरे हाथ कुछ लगेगा तो आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगा। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट ज़रूर करें। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।